अक्टूबर 1979 की बात है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के ईरानी क्रांति से भाग जाता है। पूरे 8 महीने बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को फ्रांस से वापस आता है। उन्हें ईरान के नेता के रूप में सत्ता सौंप दिया जाता है। देश को 1 अप्रैल को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया जाता है। अमेरिकी दूतावास के लोगों को लंबे समय तक बंधक बनाया था। बाद में अमेरिका को तगड़ी चोट लगी थी, वह इसे बिलबिलाया हुआ था। लेकिन ईरान की स्थिति ऐसी थी कि उसके बाद भी ईरान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में था। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जो उसके लिए बहुत जरूरी था। वो अब भी तेहरान में नई व्यवस्था के साथ संबंध स्थापित करने और नई सतह के भीतर उदारवादी तथ्यों को प्रोत्साहित करके ईरान को एक केंद्र बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहां वे सोवियत संघ की सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रख सके। हम लोग इससे पहले की घटना की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 1978 से तेहरान में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसकी तीव्रता बढ़ती गई, जिसकी परिणाम 4 नवंबर 1979 को अमेरिकी दूतावास पर हमले और 61 राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बनाने के रूप में हुई, जो 444 दिनों तक चला। अमेरिका ने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। दोनों देशों के बीच संबंध में एक ऐसी संकट पैदा हो गया जिसे वो अब तक उभर नहीं पाए हैं। तब से लेकर आज तक अमेरिका हमेशा ईरान को अपना दुश्मन मानते आया है। ईरान क्रांतिकारियों के लिए अमेरिका महान शैतान था। उन्हें 1953 में CIA और ब्रिटिश द्वारा किए गए तख्ता पलट के जरिए गद्दी पर बिठाया गया था। तब निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग ने ईरानी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने को दुस्साहस किया था। इसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के हित में आंच आ रही थी। बाद में जब शाह का शासन भी निरंकुश होने लगा तो ईरान में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू किया गया। उन्होंने 1979 में शुरू हुई प्रदर्शनों के चलते वहां से भाग जाना पड़ा। अमेरिकी चेतावनी के मुताबिक इराक ने पश्चिमी ईरान पर हमला किया, जिसे 20वीं सदी का सबसे लंबा युद्ध शुरू हो गया। यह 1988 में ही खत्म हुआ। 1982 में इजरायली आक्रमण के बाद उन्होंने अपने रणनीति साझेदारी के साथ मिलकर शिया आंदोलन हिजबुल्लाह की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने व्यापक रूप से 1983 में बेरूत में अमेरिका दूतावास और अमेरिकी मरीन कोर बैरकों पर हुए घातक बम हमलों और 1980 के दशक में लेबनान में अमेरिकी बंधकों के गिरफ्तारी के पीछे माना गया। अमेरिकाओं ने भी उन्हें दोषी ठहराया। इराक पर आक्रमण की योजना के बारे में तेहरान को सूचित करके अमेरिका ने कोशिश की कि वह ईरान को अपने पक्ष में ला पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अमेरिका ने अपना पक्ष बदल लिया। ईरानी क्रांति को रोकने के लिए रणनीति उद्देश्य से इराक को ईरानी सैनिकों की आवाजाही के बारे में खुफिया जानकारी उपलब्ध करना शुरू कर दिया। आप दंग रह जाएंगे ये जानकर, जब लेजमान में अमेरिकियों को बंधक बनाया गया तो अमेरिका ने उन्हें मुक्त कराने के लिए फिर ईरान को लुभाने की कोशिश की। उन्हें पीछे के दरवाजा से हथियार दिए। अमेरिका और ईरान के संबंध कटुतापूर्ण थे। स्थिति तब खराब हो गई। 1988 के खाड़ी के ऊपर ईरानी नागरिक विमान को अमेरिका ने मार गिराया। इसमें 290 लोगों की जान चली गई। 1997 में उदारवादी मोहम्मद खादमी के राष्ट्रपति के रूप में भारी बहुमत से चुने जाने के बाद फिर अमेरिका संबंध को ठीक करने में जुटा, लेकिन रूढ़िवादियों ने सारी कोशिश को विफल कर दिया। बाद में ईरान ने पड़ोसी अफगानिस्तान में अपने तालिबान दुश्मनों के खिलाफ अमेरिका का विश्वास उन पर नहीं जमी, बल्कि जनवरी 2002 में प्रेसिडेंट बुश ने ईरान को बुराई की धुरी का हिस्सा घोषित कर दिया। उसी वर्ष बाद में
ईरान का गुप्त परमाणु कार्यक्रम अचानक खुर्सियों में आ गया, जिसे रोकने के लिए ब्रिटिश, फ्रांसीसी और जर्मन विदेश मंत्रियों ने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन बार बार तेहरान का दौरा किया, लेकिन अमेरिकाओं ने ऐसा करने से माना किया था। ईरान ने 2004 के अंत में संवर्धन रोकने की सहमति जताई, लेकिन एक बार फिर ईरानी कट्टरपंथियों ने इसे पलट दिया। महमूद 2005 के राष्ट्रपति चुने गए, अगले संवर्धन फिर से शुरू हो गया। 2013 में श्री रूहानी के राष्ट्रपति चुने जाने पर जब ईरान के परमाणु संकट के समाधान और पश्चिमी के साथ वार्ता की वकालत की, तो उम्मीद जगी कि ईरान अपने संबंध यूरोप और अमेरिका के साथ बेहतर करना चाहता है। 2012 में परमाणु समझौता हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खमेनेई भी इन बातचीत में शामिल रहे, लेकिन फिर ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि अमेरिका को लगा कि ईरान लगातार लेबनान से लेकर फलस्तीन तक विद्रोहियों को मदद कर रहा है।